Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is thermodynamic and kinetic stability of metal ligand complexes. अभी तक हम क्या देखते थे, केवल एक ही टाइप की स्टेबिलिटी को देखते थे कि भाई कोई चीज नेचर में मिल रही है इट मीन्स स्टेबल है, या आप उसको स्टोर करके रख सकते हो इट मीन्स वो स्टेबल है। लेकिन अगर आप वो नेचर में मिलती ही नहीं है, तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाती है या डिकम्पोज हो जाती है, या आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या मानते थे कि वो अनस्टेबल है। लेकिन एक्चुअली एक ही कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्टेबिलिटी मीन्स कि यहाँ हमें उसको ये भी देखना होता है कि नेचर में तो वो ठीक है, मिलता है, आप उसको सालों साल स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने कंडीशन चेंज की या उसका मीडियम चेंज किया, अब वो स्टेबल है या नहीं, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी में देखते हैं। और वो नेचर में मिलता है या नहीं, या कितनी देर तक स्टेबल रहेगा, या उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, कितना स्टेबल होगा, ये सब हम किस में देखते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में देखते हैं। तो ओवरऑल हम स्टेबिलिटी दो टाइप की पढ़ने वाले हैं, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है इट इज रिलेटेड विद मेटल, कि वो कौन सा मेटल है, विद लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, या उनकी रिएक्शन कंडीशन क्या है, अब उसको आप कैसे बना रहे हो। नेक्स्ट उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है, कि जब आप उसको बना रहे हो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी, मेटल और लिगेंड के जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो स्टेबल है या लेस स्टेबल है, यानी कि उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है या उल्टा आपको देनी पड़ रही है या बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली वो डिपेंड करता है उसके रिडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि वो उस रिएक्टेंट के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है या नहीं दिखाता। तो हम पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए देखते हैं, हम उसकी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए देखते हैं कि उन कंडीशंस में वो स्टेबल है या नहीं है। हम उसको हीट के लिए देखते हैं कि भाई वो हीट के अगेंस्ट स्टेबल है या नहीं है। हम उसको सनलाइट के लिए देखते हैं कि हम सनलाइट में उसको खुला छोड़े तो वो सनलाइट से रिएक्शन करके डिसइंटीग्रेट होता है या नहीं। सिमिलरली अगर हमने उसको एसिड में डाल दिया, बेस में डाल दिया, या वाटर में डाल दिया, या किसी और रिएजेंट में डाल दिया, किसी और मीडियम में डाल दिया, नाउ इट इज स्टेबल और नॉट, ये सब हम किस में देखते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी में देखते हैं। और जनरली जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है इसको हम के की टर्म्स में डिनोट करते हैं। जैसे मैंने कॉपर आयन लिया, कॉपर आयन की रिएक्शन मैंने साइनाइड आयन से कराई, तो मुझे क्या मिला, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट आयन मिला। और इसके लिए अगर मैं के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, तो मैं क्या देखती हूँ, इसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 2 × 10⁻27, जो कि बहुत ज्यादा है। इट मीन जो साइनो कॉम्प्लेक्स है या कॉपर और साइनाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मैं साइनाइड की जगह क्या ले लूं, यहाँ पे अमोनिया, तो अमोनिया लेने पर क्या होता है, देखो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। आपने इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई और आपको मिला ये +2, ये NH3, ये +2, और यहाँ पे आएगा NH3 की कंसंट्रेशन 4। तो अब हम क्या देखते हैं कि अमोनिया लेने पर इसके लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो क्या आता है, 4.5 × 10⁻21, जो कि इसके कंपैरिजन में क्या है, कम, लेकिन अपने आप में वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या देखते हैं कि अमोनिया भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, साइनो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट मेटल और लिगेंड, कॉपर और लिगेंड, यानी कि साइनो के साथ कॉपर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और अमोनिया के साथ क्या बन रहा है, उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, क्या जिसके लिए सब कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है कि भाई कितना होना चाहिए के की वैल्यू, तो हम क्या देखते हैं, अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है तो हम क्या कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, और अगर वो लेस देन 8 है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और कई बार तो अगर वो और भी बहुत कम आ गई तो हम क्या देते हैं, वो अनस्टेबल होगा। सिमिलरली हम सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। सिल्वर ऑन रिएक्शन विद अमोनिया मॉलिक्यूल्स गिव्स डाइअमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स, जिसका लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.6 ×
7। नेक्स्ट अगर हम इसका साइनो के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए तो हमें जो डाइसाइनो अर्जेंटेट आयन मिलता है उसकी कितना होता है 5.4 इंटू 10⁻18। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है कि इसके लिए 10⁻7 है जबकि इसके लिए 10⁻18 है। इट मीन साइनो जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो मेटल के साथ क्या बनाता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से अगर मैं निकिल के कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करूं तो निकिल अमोनिया के साथ मिलके हेक्साअमीन निकिल बनाता है जिसके लिए 10⁸ की रेंज में आता है। जबकि अगर मैं इसका इथाइलिन डायमीन, एक लिगेंड होता है इथाइलिन डायमीन जिसको हम डिनोट करते हैं EN से, और ये लिगेंड इस तरीके से लिखा जाता है इथाइलिन डायमीन, ये कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस तरीके से ये बाइडेंटेड लिगेंड है, कीलेट रिंग्स बनती हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो इसमें 3 कीलेट रिंग बनती है। और कीलेट रिंग क्या होते हैं, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को और बढ़ाती हैं कीलेट रिंग्स। तो इसीलिए इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है आप देख रहे हैं इससे डबल से भी क्या है, ज्यादा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है इट डिपेंड्स ऑन मेटल, इट डिपेंड्स ऑन लिगेंड, इट डिपेंड्स ऑन देयर बॉन्डिंग, तो बहुत इट डिपेंड्स ऑन देयर के वैल्यू। तो के की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कई बार जो है हम उसकी स्टेबिलिटी को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्म में भी डिनोट करते हैं। जैसे अभी आपने कॉपर टेट्राअमीन कॉपर के लिए देखा था, इसके लिए Ks की वैल्यू क्या थी, ये थी 4.5 इंटू 10⁻21 और आप इसको कह रहे थे कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं 1/Ks करूं तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, K डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मैं 1 कर दूं 4.5 इंटू 10⁻21 तो आई गेट 2.2 इंटू 10⁻−22। तो आपने देखा इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कम है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो इट मीन्स कि ये डिसोसिएट जो है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो हम स्टेबिलिटी को 2 टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू Ks, यानी कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और प्रोपोर्शनल टू 1/K डिसोसिएशन, कि K डिसोसिएशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया 1/K डिसोसिएशन, यानी कि ये ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली ये कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये कम होने पर ही क्या होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स जिसको हम MlN या Ml6 से डिनोट कर सकते हैं तो उसका फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में हो सकता है, किस टाइप से हो सकता है, और उनके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप क्या होगा। तो सपोज एक M लिगेंड है, M मेटल है जो कि N नंबर ऑफ लिगेंड से रिएक्ट करके MlN बनाता है, या मैंने इसको कंसीडर किया 6 से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, Ml6 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि मेटल एक लिगेंड से रिएक्शन करके Ml बना दे, फिर ये वो Ml जो एक कॉम्प्लेक्स बना वो दोबारा लिगेंड से रिएक्शन करके Ml2 बना दे। तो इस रिएक्शन के लिए, इस स्टेप के लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा Ml बना। दूसरे में क्या देखेंगे कि कितना ज्यादा Ml2 बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में Ml2 L से रिएक्शन करके Ml3 देगा, और अगर हम इसी रिएक्शन को इसी पैटर्न पे चलाते जाएं तो हम क्या देखते हैं Ml5 N से रिएक्शन करके Ml6 देता है। तो हम ईच स्टेप के लिए क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए जो ये वाला स्टेप था इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइड बाई M एंड L कंसंट्रेशन। K2 क्या होगा, Ml2 Ml एंड L। सिमिलरली K3 एंड हम K6 तक सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं K की, ये क्या कहलाती है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाती हैं। अब आप ध्यान दो, पहले शुरू में मेटल ज्यादा है, लिगेंड भी ज्यादा है, तो Ml के जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बनेगी। लेकिन जब Ml बन जाता है, ये Ml बन गया, अब ये मेटल के पास एक लिगेंड आ चुका है। अब जब इसके पास नेक्स्ट लिगेंड आता है तो ये वाला लिगेंड इसको क्या करता है, रिपेल करता है, इसको पास नहीं आने देता। तो इसलिए K2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जब 2 आ जाते हैं तो वो तीसरे को नहीं आने देते। तो हम क्या देखते हैं कि K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 एंड लाइकवाइज ग्रेटर देन K6। तो ये होता है इसका स्टेबिलिटी, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट।
नाउ वी सी अनदर टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखो आपने अभी देखा था कि ML के साथ रिएक्शन करके ML बनाता है, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा था कि ML दोबारा L से रिएक्शन करता है और ML2 बनाता है, फिर ML2 फिर L से रिएक्शन करके ML3, देन ML4, ML5 एंड ML6 बनता है। तो वहां आप क्या देख रहे थे कि एवरी स्टेप पे एक लिगेंड जुड़ रहा था। लेकिन हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ML तो वैसे ही बना, लेकिन ML2 के केस में हम क्या देख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि पहले एक लिगेंड आए फिर दूसरा लिगेंड आए। हो सकता है मेटल के साथ दो लिगेंड एक साथ जुड़ जाए और क्या बन जाए, ML2 जुड़ जाए बन जाए। इसी तरीके से हम ML3 के फॉर्मेशन को कंसीडर कर सकते हैं कि मेटल के साथ 3 लिगेंड आए और एक ही स्टेप में जुड़ जाए, मतलब इसको हम ML3 बना दें। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ML4 को बनाने के लिए हम मेटल के साथ 4 लिगेंड को एक ही स्टेप में जोड़ दें और ML5 के लिए 5 को और ML6 के लिए हम क्या कर सकते हैं 6 लिगेंड्स को एक साथ जोड़ दें। तो अगर हम इसका मेथड इस तरीके से देखें कि ये इस तरीके से बन रहा है, तो इसका जो कांस्टेंट होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो देखो फर्स्ट टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए ML टाइप के कॉम्प्लेक्स, इस फर्स्ट स्टेप के लिए फर्स्ट टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए जो बीटा होगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी, β1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ML डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। अगर हम ML2 टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए देखें तो β2 की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ML2 कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M एंड L की पावर 2। ओके, नेक्स्ट अगर हम ML3 टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए देखें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन β3 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ML3 डिवाइड बाय M एंड L की पावर 3। सेम वे में हम ML4 ML5 के लिए इसी स्टेप्स को या इस इक्वेशन को डेरिवेशन को लिख सकते हैं। लेकिन ML6 के लिए जब हमने ये लिखा β6 तो यहाँ पे क्या आया, ML6 डिवाइड बाई M L की पावर 6। अब आप ये देखो, ये जो सारा डिस्कशन हो रहा है वो एक ही सिस्टम के लिए तो हो रहा है कि मेटल ने लिगेंड से रिएक्शन की और क्या बनाया, ML6 बनाया, लेकिन वो एक ही स्टेप में बना कि 6 लिगेंड एक साथ जुड़ गए या वो 1 बाई 1 करके जुड़े। तो जब ये एक साथ जुड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनको हम कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे इनको हम क्या कहते थे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये उस कॉम्प्लेक्स के लिए है जिसमें एक ही लिगेंड होता है, ये उस कॉम्प्लेक्स के लिए जिसमें 2 लिगेंड होते हैं, जिसमें 3 होते हैं और सिमिलरली जिसमें 6 लिगेंड्स होते हैं। तो जब ये एक ही सिस्टम के लिए बात हो रही है कि वो 6 लिगेंड एक साथ जुड़े तो उसका स्टेप मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, और जब वो एक एक करके 6 स्टेप्स में जुड़ते हैं तो उसके 6 क्या होंगे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होंगे। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, नेचुरली होना चाहिए जब वो क्या है एक ही सिस्टम के लिए बात हो रही है। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, इनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लिखा β6। अब देखो β6 किस, एक बार मैं करके देख रही हूँ कि हो सकता है ये K1 इंटू K2 इंटू K3 ऐसे क्या हो अप टू K6 हो। तो अब अगर मैं इन सब की वैल्यूज रखूं तो ये बराबर आनी चाहिए। तो देखो β6 की वैल्यू क्या है, ये है ML6 डिवाइड बाई M एंड L की पावर कंसंट्रेशन ऑफ L रेज टू पावर 6। अब K1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा ML M एंड L, फिर K2 रखा मैंने ML2 और ये ML और ये हो जाएगा L। सिमिलरली मैं ऐसे करती हुई जा रही हूं, ML3 और नीचे आएगा ML2 और L और ये करते हुए आ जाएगा ML6 डिवाइड बाई ML5 और ये L। तो अब मैंने इसको इनके प्रोडक्ट को रख के देखा, इनकी वैल्यूज रखी, तो मैं क्या देखती हूँ कि देखो ML यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ML2 इस ML2 से ML3 आ गया, ML3 से ML4 से, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, लास्ट में ML6 बचता है, ये ML6
और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास बचता है m, और हर स्टेप पे देखो आपके पास लिगेंड बच रहा है, तो आप क्या लिखोगे, लिगेंड की पावर 6। तो आपने क्या देखा, ये और ये इक्वल आ गया। इट मीन्स जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ ऑल स्टेप्स। This is the beta 6 means overall stability constant is the product of all stepwise stability constant of all steps। जितने भी steps थे, इसमें हमारे 6 स्टेप थे, हो सकता है ML4 के लिए 4 ही स्टेप्स हो, तो हमने ये रिलेशन डेवलप किया कि बीटा जो है दैट इज मीन्स ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब हम इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखते हैं कि K1, K2, K3 वैल्यूज की और बीटा वैल्यूज की क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। देखो यहाँ मैंने कैटायन लिया है कॉपर, कैडमियम, कैडमियम, और यहाँ लिगेंड लिए हैं 2 बार अमोनिया, एक बार कॉपर की रिएक्शन अमोनिया से, दूसरी बार कैडमियम की रिएक्शन अमोनिया से। नेक्स्ट मैंने लिया है कैडमियम साइनाइड, कैडमियम की रिएक्शन साइनाइड के साथ। तो मैं क्या देखती हूँ, इस रिएक्शन के लिए log K1 मीन्स K1 से ही हम log K1 निकालते हैं, तो दिस इज 4.30, 3.60, 3.10, 2.30। इट मीन्स कि जो पहला लिगेंड जुड़ रहा है वो बहुत जल्दी जुड़ रहा है और उसके लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरे के लिए कम, तीसरे के लिए कम और चौथे के लिए सबसे कम है। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया के लिए देखूं तो देखो ये लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर मैं कैडमियम और साइनाइड की रिएक्शन देखूं तो ये भी क्या है, लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। अब अगर मैं इसको टोटल जोड़ूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4 विल बी इक्वल टू log बीटा 4। अब ये जो log बीटा 4 है वो कॉपर के केस के लिए कितना है, कॉपर और अमोनिया के लिए इसकी वैल्यू आती है 13.3। देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इट मीन्स ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में जो कि मैंने कैडमियम के लिए फाइंड आउट किया इन सबको जोड़ने के बाद, तो ये वैल्यू कितनी आती है 7.12। इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कॉपर के कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कम है। अब देखो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जब हम बेसिक रेडिकल्स का एनालिसिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में कॉपर आयंस भी है और कैडमियम आयंस भी है, और जो विलियन है सॉल्यूशन जो है वो क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन है, मीन्स आपने इसमें अमोनिया डाल रखी है तो इसने क्या कर रखा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है दोनों ने। अब आपने अभी अभी देखा कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो वैल्यू है वो 13.3 है, जबकि इसके लिए कितनी है 7.12, यानी कि कम स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें मैं जैसे ही H2S गैस पास करती हूँ तो H2S गैस पास करने पर क्या होगा, जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जो अनस्टेबल या लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो तुरंत सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैडमियम सल्फाइड बना देगा, जबकि आपको कॉपर सल्फाइड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हमें इनकी स्टेप वाइज और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन में कौन सी स्पीसीज ज्यादा होगी और क्यों होगी। इसी तरह से अगर मैं 2 सॉल्यूशन लूं, एक कैडमियम जो कि साइनाइड के सॉल्यूशन में है, दूसरा कैडमियम अमोनिकल सॉल्यूशन में है, अब मैं दोनों में ही अगर H2S गैस पास करूं तो मैं क्या देखती हूँ कि जो कैडमियम ने अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया उसके लिए ये वैल्यूज 7.12 आती है, इन सबका जो सम आएगा, जबकि इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी वो और ज्यादा आएंगी। तो इट मीन्स जो कैडमियम का साइनो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल है, तो जब आप इसमें H2S गैस पास करोगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, लेकिन जैसे ही आप इसमें पास करोगे तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा ओनली, कि आपने कैडमियम के सॉल्यूशन में जो कि अमोनिकल सॉल्यूशन है इसमें आपने क्या डाल दिया, साइनाइड डाल दिया, साइनाइड आयंस डाल दिए, तो तुरंत क्या होगा, अमोनिया रिप्लेस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। और अगर आपने कैडमियम और साइनाइड के सॉल्यूशन में क्या किया, अमोनिया डाला, तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से वैल्यूज की इंफॉर्मेशन होने पर वी कैन प्रिडिक्ट, और अगर हमें उनको आइडेंटिफाई करना है तो वी कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो। Now we will see kinetic stability. What do you mean by kinetic stability? Suppose this is a complex.
अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स को सालों साल एक कंटेनर में स्टोर करके रखा और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, इट मीन्स ये स्टेबल है। अब ये स्टेबल है तो क्या ये काइनेटिकली भी स्टेबल है? मीन्स कि अगर मैं इसके ऊपर वाटर डालूं, इसके ऊपर एसिड या इसके ऊपर बेस, या मैं कोई रेडिएशन से इसकी रिएक्शन कराऊं या किसी और रिएजेंट से रिएक्शन कराऊं, तो भी क्या ये स्टेबल रहता है? मैं देखती हूँ ये स्टेबल रह भी सकता है और नहीं भी, यानी कि इसके दोनों चांस हैं। हो सकता है वाटर के लिए स्टेबल हो लेकिन एसिड के लिए ना हो, और एसिड के लिए ना हो और अमोनिया के लिए या बेसिक मीडियम के लिए क्या हो, स्टेबल हो। तो हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन जो है काइनेटिकली किस रिएजेंट के साथ कितनी जल्दी से रिएक्शन करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, लेबाइल, कि वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, उसकी लेबाइलिटी कहलाती है। जबकि अगर वो रिएक्शन नहीं करता, स्टेबल रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो काइनेटिकली लेबाइलिटी और जो काइनेटिकली इनर्टनेस है, क्या इसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से भी कोई रिलेशन है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि जैसे आपने ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, इसको आपने कितने ही साल क्या किया, स्टोर करके रखा, ये स्टेबल था, लेकिन आपने इसको क्या किया, एसिडिक मीडियम में डाला, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और एसिडिक मीडियम में भी हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये सालों साल अगर एसिडिक मीडियम में ही रहे तो ये क्या रहता है, इनर्ट रहता है। तो अब आप ये देखो कि ये काइनेटिकली क्या था, कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है ये काइनेटिकली लेबाइल था, तभी तो जैसे ही आपने अमोनिया डाली, वो एसिडिक मीडियम किया, ये क्या हो गया, तुरंत दूसरे कॉम्प्लेक्स में हो गया। लेकिन अगर आप ये ना डालते और इसको सालों साल ऐसे ही रखते तो ये क्या रहता, स्टेबल रहता, बल्कि इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इट कम्स 10⁻25, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली क्या है, वो कम स्टेबल है। हाँ, अब ये जो बना आपका कॉम्प्लेक्स, इसको आप सालों साल इसी मीडियम में रख दो, ये रिएक्शन नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे, ये काइनेटिकली इनर्ट है। और जबकि ये काइनेटिकली क्या है, लेबाइल है। इसी तरीके से अगर मैं साइनो कॉम्प्लेक्सेस को देखूं, तो ये जो साइनो कॉम्प्लेक्स है, इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट 10⁻22 है, बहुत ज्यादा है। इट मीन्स थर्मोडायनेमिकली ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन मैं जैसे ही आइसोटोपिक साइनाइड में मैं क्या कर सकती हूँ, कार्बन का मैं आइसोटोप ले सकती हूँ, इसके मीडियम में इसको रखती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, तुरंत इसमें से एक साइनाइड निकल के जो आइसोटोपिक साइनाइड है इसमें आ जाता है, फिर दूसरा साइनाइड भी हट जाता है और आपको मिल जाता है ये NiCN का ट्वाइस, और ये आइसोटोपिक साइनाइड का ट्वाइस, और ये -2। ऐसे ही 1 बाई 1 करके क्या होते हैं, चारों की चारों साइनाइड हट जाते हैं और आपको ये चारों आइसोटोपिक कॉम्प्लेक्स के प्राइमरी स्फीयर में आ जाते हैं और आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। इट मीन्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने के बाद भी काइनेटिकली ये स्टेबल नहीं है, काइनेटिकली इनर्ट नहीं है, ये क्या है, लेबाइल है। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दोनों स्टेबिलिटीज हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है वो क्या हो सकता है, काइनेटिकली इनर्ट भी हो सकता है, लेबाइल भी हो सकता है। सिमिलरली जो थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल यानी कि कम स्टेबल है, वो इनर्ट भी हो सकता है, लेबाइल भी हो सकता है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आप कहो कि जी स्टेबल है तो वो इनर्ट ही होगा और अनस्टेबल है तो लेबाइल ही होगा। देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सेस विच आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट दे आर लेबाइल, एंड देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सेस विच आर थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल बट दे आर इनर्ट, काइनेटिकली दे आर इनर्ट। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आप याद कर लो। आपको हर रिएजेंट के लिए, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक ये जो काइनेटिक स्टेबिलिटी देखी, इसमें जरूरी नहीं है कि वो क्लोराइड के लिए स्टेबल है तो ब्रोमाइड के लिए भी क्या हो, स्टेबल हो सकता है। ब्रोमाइड के लिए वो लेबाइल हो, या वो वाटर के लिए स्टेबल है
तो अमोनिया के लिए भी क्या हो, स्टेबल हो सकता है, अमोनिया के लिए वो लेबाइल हो। तो इस तरीके से काइनेटिक स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकती है किसी भी कंपाउंड के लिए। तो ये था थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड देयर रिलेशन में आपने देख लिया, देयर इज नो रिलेशन, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट्स एंड ट्रांस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माय चैनल नेम इज डॉक्टर बीना की साइंस। थैंक यू।